हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी रहेगा वन लाइनियर के रूप में। तो चलिए देखते हैं। और ये बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और बिहार एसएससी। देखते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला हो जाएगा हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। हिस्टोरियन नामक जो ग्रंथ था हिस्टोरिका, इसका लेखक हो जाएंगे हेरोडोटस। दूसरा है ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कह रहा है कि किस अपराध के सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, पशु चोरी का। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग क्या था, ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये दी गई थी इंद्र को। ऋग्वेद में दसु शब्द किसके लिए आया है, तो ये अनार्यों के लिए आया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे, तो ऐसी जो कन्याएं थी उसे बोलते थे अमाजु। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है, तो ये है इंद्र के। कितना, तो 250 है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हो जाएगा गाय का दोहन करने वाली। सामवेद को गाने वाले विशेषक को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उद्गाता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है, तो इंद्र और अग्नि को। इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए कितने सूक्त है, तो 200। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकर के उल्लेख मिलता है, तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है, तो ये ईरानी ग्रंथ हो जाएगा जिंदावेस्ता। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, दूध देने वाली गाय के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा गोपत ब्राह्मण। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है, ये हो जाएगा ऋग्वेद। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है, तो ये माना जाता है जैमिनी को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है, ये हो जाएंगे इंद्र और अग्नि। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है, तो यह है ऋग्वेद संहिता में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है, तो जादू टोना का अध्ययन मिलता है अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में और ये समर्पित है सावित्री को। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है, जो आयुर्वेद है ये किस वेद के उपवेद माना जाता है, तो ये ऋग्वेद के उपवेद माना जाता है। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा द्वितीय सप्तम मंडलों को। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा द्वितीय से सप्तम जो मंडल है, यानी कि 2 से 7वां मंडल को माना जाता है वंश मंडल को। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से समानता रखता है, ये हो जाएगा जैन अवेस्ता। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, और इन्हें भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किया गया है उपनिषदों के लिए। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये हो जाएंगे अद्वैत सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी, ये हो जाएगा तत्त्वम असि, यानी कि जो तुम हो, उसके बाद एकम अद्वैतम, दूसरे के बिना एक, तथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ। यानी किसके लिए था, तो जो तुम हो, दूसरे के बिना एक और मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ, इससे ये रिलेटेड था।
बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो ये संबंधित है वेदांत से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा किस वेद की पिलाद एवं शौनक नामक दो शाखाएं हैं? अथर्ववेद की। किस वेद की पिलाद एवं शौनक नामक दो शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद की ये दो शाखाएं हैं। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो ऋग्वेद में जो युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है ये हो जाएगा गविष्टि। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, याज्ञवल्क्य के स्मृति टीका किसने लिखी थी? याज्ञवल्क्य के स्मृति टीका किसके द्वारा लिखा गया था? विज्ञानेश्वर के द्वारा। सूत्र ग्रंथों में पुनः विवाह करने वाली पुनभु कहा गया है? तो ये कहा गया है पुनभु कहा गया है, यानी कि द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? तो ये इसे कहा गया है पौनभव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सूत्र ग्रंथों में पुनः विवाह करने वाली को पुनर्भु कहा गया है, वही द्वितीय विवाह से उत्पन्न जो संतान था उसे क्या कहा गया? तो पौनभव। संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। कल्पसूत्र के लेखक हो जाएंगे भद्रबाहु। आगे वही है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये किए थे भद्रबाहु। दीघ निकाय किस पीटक का निकाय या खंड है? तो ये सूत पीटक के निकाय या खंड है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? जो बौद्ध संघ के नियम है ये दिया गया है मूलतः विनय पीटक में। त्रिपीटक के अंग है, तो त्रिपीटक के अंग हो जाएगा विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम्म पीटक। सूत पीटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये किससे प्राप्त होती है? महाभाष्य ग्रंथ से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये ऋग्वेद का है। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे भवभूति। और रामचरितमानस के लेखक कहेगा तो तुलसीदास हो जाएंगे। एक होता है बुद्धचरित, बुद्धचरित के लेखक कहेगा तो अश्व घोष हो जाएंगे, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो ये थे नागार्जुन। ये किसके दरबार में रहते थे? नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? ये हो जाएगा विशिष्टा दैत्व दर्शन, जिसका प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है यह सिद्धांत था, तो ये सिद्धांत किसका था? रामानुज दर्शन का। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है ये सिद्धांत था किसका? तो रामानुज दर्शन का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ये किए थे वल्लभाचार्य ने। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये करवाए थे रुद्रदमन प्रथम, ये शक शासक थे। आगे बढ़ते हैं, जूनागढ़ स्थित गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये करवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को कराए किस नाम से जानते हैं? तो आगम के नाम से। चीनी बौद्ध यात्रियों हेवेनसोंग, वांगहुंसी, इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। तो पहले आए थे फाहियान, उसके बाद हेवेनसोंग, उसके बाद हो जाएंगे वांगहुंसी और लास्ट में इत्सिंग। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। चीनी बौद्ध यात्री हेवेनसोंग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ के शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। चीनी बौद्ध यात्री हेवेनसोंग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो ये थे फाहियान। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो घनानंद के शासनकाल में आक्रमण हुआ सिकंदर का। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो ये किया है सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस के प्रयोग किए हैं। किसके लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के लिए। कौन किए थे? तो यूनानी लेखक।
यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो ये विदा किए थे सिलिकोस निकोटर ने। यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो ये कहा था मेगास्थनीज। कौन सा विदेशी यात्री यह कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मेगास्थनीज कहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार और शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के। कह रहा है कि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका पुस्तक है, इससे किस शासक के, उसके दरबार, शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये लिखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे, तो 3 राजदूत के नाम हो जाएगा मेगास्थनीज, डाइमेकस या डाइमेकस होगा, और पैट्रिक, इसके बाद हो जाएगा पैट्रोक्लिस। मेगास्थनीज, डाइमेकस और पैट्रोक्लिस। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी कृषक। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी जो भारतीय जाति थी ये हो जाएगी कृषक। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? कितने वर्ग में? 7 वर्ग में। और ये 7 वर्ग था दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है यह आगे हो जाएगा एनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो ये हो जाएगा संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए एनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? ये यूनानी भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये क्या थी? तो विस्तृत थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 3 वर्गों में विभक्त थे? तो ये 3 वर्ग हो जाएगा व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं हो जाएगा निम्न वर्ग। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो सिंधु सभ्यता के जो संबंध हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल से है। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा कहेगा तो राजस्थान में स्थित है, मोहनजोदाड़ो हो जाएगा सिंध में, हड़प्पा हो जाएगा पंजाब में और सुरकोटदा हो जाएगा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो ये समकालीन मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान थी। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी जो है 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन कौन से स्थल स्थित है? तो उत्तरी छोरों पर स्थित है रहमान टेरी और दक्षिणी छोर पे भगत राव। उत्तरी छोर पे रहमान टोरी और दक्षिणी छोर पे भगत राव, और दोनों के बीच की जो दूरी है 1400 किलोमीटर है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये गंगानगर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो ये थे द्रविड़। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। तो ऋग्वेद काल में जो ईशान नाम है ये किसे संबोधित किया जाता था? समिति के सभापति को। ऋग्वेद का 6ठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? जो ऋग्वेद के 6ठा मंडल है ये समर्पित है भारद्वाज ऋषि को। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए बोला जाता है कि मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषीय कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा
ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? तो जो निष्क था ये गले में पहनने वाला गहना था। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? तो ये आया है अथर्व वेद में। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। प्राचीन भारत का विश्व कोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? प्राचीन भारत का विश्व कोश कहा जाता है पुराणों का। आगे बढ़ेंगे, पुराण की टोटल संख्या कहेगा तो 18 है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए इसका सही क्रम हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, अरमयक और उसके बाद उपनिषद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो इनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। और ये 4 श्रेणी है तो ये हो जाएगा संहिता, ब्राह्मण, अरमयक और उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के जो संवाद है ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? तो ये प्रथम 12 जो है ये वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किए थे उपनिषद से। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन है? तो ये मिलता है जाबल उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो ये किसमें हुआ है? जाबल उपनिषद में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ेंगे, पुनः जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ या उपनिषद से प्राप्त होता है? पुनः जन्म के सिद्धांत जो है ये प्राप्त होता है बृहदारण्यक उपनिषद से। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 चरण हो जाएगा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ये हो जाएगी मनुस्मृति। मनुस्मृति तथा महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है? जो धर्म का नाश करता है उसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है नारद स्मृति में। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण मिलता है नारद स्मृति में। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है मनुस्मृति में। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो ये किस स्मृति से पता चलता है? तो नारद स्मृति से। मनुस्मृति का विषय है तो ये हो जाएगा विधि। मनुस्मृति के जो विषय था ये हो जाएगा विधि। आगे बढ़ते हैं, अगला है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? ये माना गया है शूद्रों के समतुल्य। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग के सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है राजस्थान के कालीबंगा से। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। और यहाँ से क्या मिला है बनवाली से? तो ये यहाँ से मिला है मिट्टी का हल। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा के स्थल की खोज 1922 में हुई? ये किस हड़प्पा स्थल के? तो मोहनजोदाड़ो की। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है? तो ये कथन है हिल्लर तथा गार्डन का।
सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किनका है? हिलर तथा गार्डन का। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो ये दिए थे सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने। जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहरों को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? जो स्वास्तिक था ये प्रदर्शित करता था सूर्योपासना को, यानी कि सूर्योपासना को ये क्या करता था? तो प्रदर्शित करता था। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? रंगपुर तथा लोथल से। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो ये हो जाएगा लोथल। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल और कालीबंगा से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह नगर था ये था लोथल। सिंधु पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया? तो सिंध पे कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल जो है रंगपुर किस राज्य में स्थित है? रंगपुर स्थित है गुजरात में, मादर नदी के किनारे। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह फली फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया? तो हड़प्पा संस्कृति आदि ऐतिहासिक की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है और इसका उत्कर्ष काल कहेगा तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? जो सैंधव लिपि है ये चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सैंधव लिपि जो थी यह चित्रात्मक थी और ये लिखी जाती थी दाईं से बाईं और अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? तो ये ऋग वैदिक कालीन के सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है तो कठोपनिषद में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? ये कठोपनिषद में वर्णित है। ऋग वैदिक काल में शासन का जो प्रधान राजा होता था, ऋग वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। तो ये हो जाएगा पुरोहित। जो सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो होता था पुरोहित होता था। ऋग वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो ये थी गणतंत्र। ऋग वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो ये बैलगाड़ी का परिचायक था। आगे हो जाएगा वैदिक युग में राज्य व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो ये था राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक ये था वैदिक युग में राज्य व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था। आगे बढ़ेंगे, ऋग वैदिक युग में कैसा था? तो यहाँ था गणतंत्र और वही आपसे पूछेगा कि वैदिक युग में तो ये हो जाएगा राजतंत्रात्मक। आगे बढ़ते हैं, वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? तो ये था धर्म। चित्रित धूसर मृदु भांड की संस्कृति को किस काल से जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है उत्तर वैदिक काल से।
किस यज्ञ का वैदिक नरेशों के राज्याभिषेक से संबंध था? राजसूय यज्ञ का। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर या उपहार को नाम क्या था? तो ये हो जाएगा बलि। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर एवं उपहार का जो नाम था, ये नाम था बलि। ऋग वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था, तो ये होता था राजा के लिए। जो गोप्ता शब्द था ऋग वैदिक समाज में, ये राजा के लिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया? तो इसे कहा गया ब्राह्मण वेद। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था, ये हो जाएगा धौलावीरा, जो कि 3 क्षेत्र में विभक्त था और यहाँ से जल प्रबंधन के बारे में भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्थित है गुजरात में। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाएं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये 2 स्थल हो जाएगा बनवाली एवं कालीबंगा। कालीबंगा है राजस्थान में, बनवाली कहेगा तो ये हरियाणा में है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हो जाएगी। बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा कालीन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन मुहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडलीय देवता को संबोधित किया गया है? तो ये सावित्री को, जो कि सूर्य देवता इनको बोला जाता है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो सबसे अधिक खोज हुई है गुजरात में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है हड़प्पा संस्कृति की आयतकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो ये बनी है शेलखंडी से। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य या ताम्रकाल युग से। कांस्य युग या ताम्रकाल युग से। रजनामा के नाम से किस संस्कृति ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो ये अनुवाद किया गया है महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? ये हो जाएगा सुख्ता गोडोर। कहीं कहीं इसका सुख्ता गोडार भी लिखा जाता है। ये हो जाएगा सुख्ता गोडोर। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? सुतकोटदा से। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीर, ये किस राज्य में खोजा गया? तो धौलावीर खोजा गया गुजरात में। किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? ये मातृ देवी की, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी, प्रकृति देवी और स्वास्तिक चिन्ह की। हड़प्पा कालीन स्थल सुतकोटदा कहाँ पाया गया था? तो ये गुजरात में। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया था? तो ये चार्ल्स मैसन ने। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो ये नगर हो जाएगा नेस्दी। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? तो ये कहा गया है मोहनजोदाड़ो को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और कोटदीजी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? लोथल एवं कालीबंगा से। सैंधव मुहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु या मिश्र धातु से बनी है? तो ये बनी है कांसे से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं है? तो इसमें से अंकित नहीं है अश्व।
मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं है? तो इसमें से अंकित नहीं है अश्व। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो ये 20 स्तंभों पर आश्रित है। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो किस नदी के समीप स्थित है? तो ये सिंधु नदी के समीप स्थित है। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कहेगा तो ये विशाल स्नानागार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मोहनजोदाड़ो में। सैंधव सभ्यता के किस स्थान के नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है? यह है मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? ये हुई थी सिंधु नदी के तट पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी कुशीनीरा में हुआ था? तो कुशीनीरा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल महाजनपद की ये राजधानी थी। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो ये कौशल महाजनपद का एक विख्यात एक शासक था। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये वजी महाजनपद की राजधानी हो जाएगी वैशाली। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।